गुड मॉर्निंग सबको। स्टार्ट करते हैं मीट को। टॉपिक नॉर्मल लेंगे, एसएमसी के ऊपर लेंगे प्योर, ठीक है। कोई हम आज बाहर का टॉपिक लेंगे, जैसे हम प्रीवियस 2 सेशन हम स्विंग कर रहे थे, तो ऐसा कोई सेशन नहीं लेंगे। ओनली एसएमसी डाउट्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डाउट्स हम लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर आगे देखते हैं। किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक पे, या किसी टॉपिक पे समझ नहीं आ रहा है ट्रेड कैसे करना है, तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ भाई। हाँ हाँ, टॉप डाउन एक बार करोगे ठीक फॉरेक्स है, में? ठीक है। और कुछ डाउट? और किसी को डाउट है कोई? टॉप डाउन करोगे ना तो एक बार एनजेडी जेपीवाई पे करके देखना। ओके ठीक है, उसी थोड़ा में कर शायद वो लेंगे। मुश्किल ठीक मुश्किल है सा है ठीक वो है, थोड़ा सा। उसी में करेंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे, ठीक है। एक डमी मॉडल बनाता हूँ, आप लोग बताना उसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक मिनट। हाउ टू ट्रेड इन इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ये प्राइस नीचे को आ रहा है। ये कोई हायर टाइम फ्रेम का डिमांड था जहाँ से वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर ऐसा कुछ हुआ। अब इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ऐसा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट टैप करके निकला है प्राइस, ठीक है। अगर मैं इसको सप्लाई बनाऊँ तो ये एक सप्लाई है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई तो एक्ट करेगा ही, क्योंकि अगर डाउन साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, डाउन साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, तो जितने भी ये यहाँ पर सप्लाईज बनेंगे, मतलब जितने भी हायर लोअर हाइज बनेंगे वो सारे सप्लाईज बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई हायर टाइम फ्रेम से डिमांड प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो मेरा मेन क्वेश्चन है, बिफोर चेंज ऑफ करेक्टर जब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद आप कौन से डिमांड पे डेट करोगे? इस डिमांड पे, ठीक है, या एक्सट्रीम डिमांड पे? मैं बताऊं भाई इसका। हाँ बताओ। देखो भाई, अगर ये जो आपने बनाया ऊपर जो अ, ऐसे हमें देखने वो निशानी लगा सकता वैसे आपको जो एक नंबर का ये जो आपने मार्क किया ना। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, इसको एक नंबर मार्क कर दो आप। दोनों जोन को मार्क कर दो ये दोनों 1 के। है और ये हाँ 2 है। हाँ, अगर अगर एक नंबर से पहले यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है आपने जैसे बनाया नहीं। क्या अगर इस नहीं है? क्या नहीं है? एक एक मिनट, क्या नहीं है? एक नंबर से ऊपर ऊपर कोई भी आइडियम नहीं है, मतलब हाँ। इंड्यूसमेंट है। हम्म। तो क्या है कि अगर इस एक नंबर ने यहाँ पे स्वीप किया है इस पीछे वाले जोन को, जो छोटा सा ये आपने बनाया है ना हम्म। पॉइंट स्विंग, इसको अगर स्वीप किया फिर तो अपने इसी पे ले देंगे। अगर हम्म। स्वीप नहीं किया तो इसको अपने आईडी मार्क कर लेंगे और 2 नंबर पे दे देंगे। हाँ, और किसी को कुछ, और किसी को आंसर देना है? और किसी को आंसर देना है? ठीक है, तो सही था आपका आंसर, सही था, परफेक्ट है, यही होगा। अगर किसी भी जोन ने स्वीप किया है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं फ्लिप एंट्री भी होती है ये, ठीक है। मार्केट ने सप्लाई रिएक्ट किया है, सप्लाई रिएक्ट किया है, उसके बाद लिक्विडिटी खाई है, एक तरीके से आप कह सकते हो लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग की। प्रीवियस स्विंग भी ले सकते हो उसको आप, और एक एक तरीके से माइनर स्विंग है, क्योंकि मेजर स्विंग्स डिफरेंट होते हैं और माइनर स्विंग्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर में बनते हैं, ठीक है। तो माइनर स्विंग्स की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई है। लिक्विडिटी ग्रैब करने का प्रॉपर एक हमको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है। ये जोन भी वर्क करता अगर ये, जैसे कि अंकित भाई ने भी रिप्लाई दिया था, ठीक है, अगर वो जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया होता। अगर कोई भी जोन लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप नहीं करता है, तो उस केस में वो जोन एज अ लिक्विडिटी एक्ट करता है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग जोन हो। मार्क अगर किसी जोन पर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब नहीं है तो वो जोन लिक्विडिटी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर किसी जोन पर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब है तो वो लिक्विडिटी की तरफ एक्ट नहीं करेगा, उसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। तो उस केस में ये वर्क करेगा। अगर बाई चांस में कुछ ऐसा किया होता, ठीक है, थोड़ा इसको मैंने चेंज करूँ अगर, तो ये कुछ होता ऐसा कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है ये जोन वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब जोन नहीं है। उस केस में हमारा एक्सट्रीम जोन वर्क करता। बट अगर यहाँ पर इस केस में ऐसा कुछ हो तो ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला भी ही यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। और एग्जांपल्स ऐसे आते हैं, ठीक है, दिमाग में, तो मैं बताता हूँ। और एनजेडी जेपीवाई का शुरू करते हैं हम, ठीक है, एनालिसिस करना। तो टॉप डाउन अप्रोच अगर फॉरेक्स में आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्राइस
किस तरीके के ट्रेंड में चल रहा है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कभी भी ट्रेड करोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड देखना। ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगी। और मेरी स्विंग का ऐसे फॉरेक्स का तरीका लगभग सभी को पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता हूँ। मैं आवली से नीचे लगभग कभी ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, उसके रीजंस अलग है, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम्स में प्रीफर ज़्यादा नहीं करता हूँ, जैसे 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में स्ट्रक्चर मार्क करके मेरी कभी ट्रेड आपने देखी ही नहीं होगी, ठीक है। 1 आवर में ट्रेड रहती है, बट पिप्स ट्राई करता हूँ लंबे बुक करो, बड़े बुक्स करो, ठीक है। तो ऊपर से NZD JPY को हम देख लेते हैं। अगर इसमें हम डेली को देखा जाए तो डेली में अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? अगर हम देखो, इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सितंबर अक्टूबर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप सप्लाईज देख लो, कोई सप्लाई तो नहीं है, ठीक है। वीकली में कोई सप्लाई नहीं है, इसका मतलब डेली में भी लगभग हमारा कोई उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है? अभी आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं कि 4, 5, 10 मंथ्स पहले का अगर डेली को देख रहे हैं तो कैसा ट्रेंड चल रहा है? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर है, ओके। और तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है, इसको मैं एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रीट नहीं करूँगा। अगर एक और बार हाई ब्रेक होता है ये वाला, ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रीट करूँगा। अभी के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उतना प्रॉपर नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड की अप ट्रेंड में ट्रेड ली जाए, मतलब हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड ली जाए, ठीक है। प्रॉपर अगर इस लोगो देखो तो यहाँ पर एक प्रॉपर डिमांड था जो कि अनमिटिगेटेड ही रह गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा डिमांड था जो कि अनमिटिगेटेड रह गया। इससे बाद ये वाला एक डिमांड बना जो कि प्रॉपरली वर्क किया। उसके बाद अब हम कंटिन्यूएशन में आगे के डिमांड्स मिलेंगे, ठीक है। तो डेली का काम खत्म हो गया, अप ट्रेंड है, इसका मतलब हमको बुलिश साइड की ट्रेड्स देखनी है। तो सीधे चलते हैं 4 आवरली में। 4 आवरली में ट्राई करेंगे कहाँ कहाँ पर हमको ट्रेड्स मिल सकती है, कहाँ कहाँ अपन देख सकते हैं। देखो, प्राइस जाता ऊपर कोई रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ट्राई तो हम बुलिश ट्रेड ही करेंगे। और एक और बात आती है कि हम प्राइस डिमांड ने यहाँ पर कहीं डिमांड जो बन रहा हो, ठीक है, यहाँ पर खैर डिमांड टैप हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही एक डिमांड था जो मुझे दिख रहा है इसमें। बाकी इसमें कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है। ये पूरी मदर कैंडल ही डिमांड मेरे को सी दिख रही है जो कि यहीं पर टैप हो गई थी, बाकी इसमें कुछ डिमांड है नहीं, ठीक है। तो डेली में प्राइस ऊपर को जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश ही ट्राई करेंगे, बेरिश जाने कोई मतलब बनता नहीं है। तो 4 आवरली में कैसा चल रहा है? अभी ट्रेंड अलग हो जाएगा, ठीक है। 4 आवरली में भी बुलिशनेस है, ठीक है। अगर हम एक्चुअली चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देख के चलें तो ये कुछ बनेगा। अगर आप इसको रीड करने का ट्राई करो तो ऐसा कुछ आप रीड कर सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे भी रीड कर सकते हो, एक मिनट, ये ठीक है। ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो रहा है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बेस्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा प्रीवियस हाई ही रहेगा, ठीक है, प्रीवियस लोअर हाई। तो ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है। अगर ये चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो हम बुलिश साइड की ट्रेड्स डिमांड से देख सकते हैं। यहाँ पर तो कोई डिमांड टैप हुआ नहीं है, यहाँ पर के आसपास कोई डिमांड थे जो कि टैप हुए नहीं हैं। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि प्राइस यहाँ पहुँच चुका है और हम यहाँ के डिमांड के लिए अभी मेरे ख्याल से वेट नहीं करेंगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको आगे मिलता है तो हम उसमें भी ट्रेड करेंगे। 4 आवरली में अभी के लिए कुछ नहीं दिख रहा है तो और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। एक ये मार्क करके चलते हैं, ये वाला। अगर किसी छोटे टाइम फ्रेम में ये स्ट्रॉन्ग दिखे तो हम देखेंगे इसको ट्रेड करने के लिए। 2 आवरली में चलते हैं, ठीक है। 2 आवरली में उतना कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। आवरली परफेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। अब प्राइस को रीड करने का ट्राई करो। प्राइस जब ऊपर को आ रही थी तो क्या हो रहा था, ठीक है। प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी लिया, डीप पुल बैक लिया, एक तरीके से आप कह सकते हो इंड्यूसमेंट भी ले लिया, ठीक है। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं इंड्यूसमेंट भी ले लिया। एक तरीके से जो ये हाई की, ये हाई एज अ ये लो, मतलब जो लो है बनाया हमारा, ये लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि ये एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन नहीं है। अगर बाई चांस ये लिक्विडिटी ग्रैब जोन होता, स्ट्रॉन्ग जोन होता तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली शायद प्राइस यहाँ से भी चल जाता, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। बट ये एज अ लिक्विडिटी था तो इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क करेंगे और प्राइस ने इसको ग्रैब किया है। अब 1 आवर में तो हमको ग्रैब नहीं दिख रहा है, बट अगर छोटे टाइम फ्रेम आप देखोगे तो ठीक है, एक ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए हो सकता है कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोबारा आवरली में ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव आता है बट विथ नो इम्बैलेंस। आवरली में कोई इम्बैलेंस नहीं है तो थोड़ी हमको दिक्कत करेगा, और इम्बैलेंस नहीं है तो मैं तो ट्रेड ही नहीं करता हूँ। इम्बैलेंस मेरे लिए एक तरीके से नेसेसरी है, क्योंकि अगर प्राइस में इनएफिशिएंसी नहीं है आफ्टर जोन फॉर्मेशन तो इसका मतलब जोन में पावर भी नहीं है,
ध्यान रखना। अगर जोन में इनएफिशिएंसी नहीं है तो जोन में पावर ही नहीं है। अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है या स्वीप कर रहा है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं दिखा रहा है, तो भाई वो किस काम का लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप कभी भी होता है तो स्ट्रॉन्ग मूव भी आना चाहिए उसके बाद, और अगर इम्बैलेंस के साथ मूव नहीं आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इम्बैलेंस टाइप नहीं दिख रहा है, और इम्बैलेंस नहीं है, एक मिनट, इम्बैलेंस नहीं है तो मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा। तो दोबारा 2 आवर में चलते हैं, आखिर 2 आवर में क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। 2 आवरली में मज़ा नहीं आया मुझे इस जोन पर, उतना मज़ा नहीं है कि मैं इसमें ट्रेड कर सकूँ, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड ले सकूँ, ठीक है। और परफेक्ट इससे ऊपर मुझे कोई जोन्स नहीं दिख रहे हैं, उसके ऊपर कोई जोन्स नहीं दिख रहे हैं, सारे एक तरीके से कह सकते हैं मिटिगेटेड टाइप जोन्स हैं, ठीक है। तो कुछ जोन नहीं है इसके ऊपर। तो NZD JPY में अभी मैं ट्रेड करना ही इग्नोर करूँगा, मेरे को इसमें अभी कोई ट्रेड स्ट्रॉन्ग जहाँ से मैं जा सकूँ वो नहीं दिख रहा है, जहाँ से मैं बड़ा ट्रेड टारगेट बुक कर सकूँ। और ऊपर से अगर बाई चांस ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो जाता है हमारा, ये वाला हाई है जो प्रीवियस हाई ये ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद हमको और स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकती है, और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस को ऊपर जाना है और बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेजर हाई है हमारा, आप कह सकते हो मेजर हाई है, वो ब्रेक हो जाएगा। तो NZD JPY में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने को मिलेगी, वो जब हमको मिली तब मिलेगी जब ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच इसी को कहते हैं, डेली से लेके चलना है, आवरली तक चलना है, इसके नीचे के और टाइम फ्रेम्स होते हैं, बट उसमें भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डिसएडवांटेज है या डिमेरिट है। उसमें क्या है, अगर आवरली में आपको कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं मिल रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में उसकी पावर कम हो जाएगी। अगर आवरली में इम्बैलेंस नहीं होगी, सबसे पहले जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको आवरली में कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं दिख रहा है तो 15 मिनट में मैं प्रेफर करूँगा कि उसका एनालिसिस ना करूँ। आवरली में अगर कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है, ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा 15 मिनट तक उसको रिफाइन करने की, रिफाइनमेंट के काम आएगा इसके नीचे का टाइम फ्रेम। वरना आप आवरली से भी ट्रेड ले सकते हो कन्फर्मेशन पे, वो भी एक ट्रेड बनता है। बट आवरली में से क्या मेरे को देखते हो ट्रेड्स थोड़ी कम मिलती हैं, दिन की एक मिल गई या 2 दिन में भी एक मिलती है, बट जो टारगेट्स आते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं, ठीक है। बस यही है उसमें। किसी को कोई डाउट? हेलो। हाँ भाई, आपने बोला कि आप आवरली पे ट्रेड करते हो जो फॉरेक्स है वो, हाँ, तो आप कौन कौन से पेयर ट्रेड करते हो, मतलब कितने आपकी वॉच लिस्ट में पेयर होते हैं और एवरेज ट्रेड कितनी मिल जाती है, मतलब एक दिन में, मतलब सारे उस पेयर को मिला के डेली की एक ट्रेड देखो बन अगर मैं जाएगी? बताऊं तो मेरे को फॉरेक्स में डेली 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, वो कभी भी 3 एंट्री एक दिन में भी मिल सकती हैं, और उसके बाद एक दिन मेरे को कुछ मिले ही ना, ऐसा ही बहुत होता है। मेनली जो मैं पेयर्स ट्रेड करता हूँ वो शुरू के 3 हैं, USD JPY, यूरो USD और GBP USD। इसमें हैवी लॉट्स के संग जाता हूँ क्योंकि इसके जो ट्रेंड चल रहा होता है इनमें, उस पर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। नीचे के जो पेयर्स है जस्ट फॉर एनालिसिस है, ताकि मैं अगर मेरे को अच्छा एनालिसिस मिले तो मैं कम्युनिटी में भी दे सकूं फॉर लर्निंग वगैरह, क्योंकि चार्ट कम आएंगे तो लर्निंग भी कम मिलेगी, चार्ट ज़्यादा आएंगे तो लर्निंग भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये पेयर्स हैं, ज़्यादा मैं इनको ट्रेड नहीं करता क्योंकि इनमें आप देखोगे तो रेंज ज़्यादा रहती है, ठीक है। इन पेयर्स में रेंज फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, तो मैं इन पेयर्स को ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को डाउन ट्रेंड दिख रहा था और अचानक से एक रिवर्सल टाइप आ रहा है, बट इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनी भी नहीं थी। एक तरीके से आप देखोगे तो सितंबर के बाद कोई भी प्रॉपर इसमें फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। देखो अगर आप इसको डेली भी देखोगे तो अगर आप अगस्त से देख लो तो भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। देखो अगर आप इस पूरे एरिया को देखो अगस्त से, तो भी आपको कुछ ट्रेडेबल इसमें दिखेगा ही नहीं डेली टाइम फ्रेम में भी। बाकी पेयर्स को देखो उनमें आपको लगेगा कि हाँ ट्रेड बन सकता है, बट तो मैं ये पेयर्स थोड़े प्रेफर कम करता हूँ बिगिनर्स के लिए भी, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ये थोड़ा ठीक पेयर है। आप मतलब 3 ट्रेड करते हो, जैसे कि GBP USD, यूरो USD हाँ और ये ट्रेड्स, ये जो JPY USD। हाँ ये जो पेयर्स हैं इनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं ट्रेड करना बाकी पेयर से, ठीक है। और एक वो जो अभी आपने किया था न्यूजीलैंड डॉलर का, हाँ वो एक बार फिर से खोलना आपको। हो रहा हो गया। ये चार्ट था अभी आपने जो मार्क कर रखा था, शायद वो मैंने FXCM में एनालिसिस कर लिया उसका, या मैं NZD USD कर रहा था शायद,
एनालिसिस तो JPY था, JPY। अच्छा JPY इंडेक्स JPY था। इसमें एक स्ट्रक्चर सा दिखा। हाँ, जैसे अब ये है तो इसको जो ये अपने मार्क किया है ऊपर से जो लास्ट का थर्ड नंबर जो है ना ऑर्डर ब्लॉक हाँ जो आपने मार्क किया है, ये स्वीप ऑर्डर ब्लॉक नहीं होंगे मतलब हाँ, ये इसके। स्वीप ऑर्डर ब्लॉक है। मैं अभी हाँ, थोड़ी देर इसमें पहले अपनी ये स्वीप ट्रेड नहीं ले सकते। देखो, और एक अगर इसको भी आप डेली में मार्क करो तो भी बन जाएगा शायद, जो स्वीप 4 ट्रेड नंबर है ऐसे वो नहीं भी। बनता है। स्वीप ट्रेड आप अगर 4 आवरली में लेके चल रहे हो, किसी स्वीप जोन्स की ट्रेड ले रहे हो, देखो स्वीप ट्रेड आप किस एंगल पे कह रहे हो या किस तरीके से कह रहे हो मुझे वो पहले बताओ, क्योंकि स्वीप ट्रेड दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो स्वीप जोन पे ट्रेड करना, और एक होती है स्कॉप एंट्री मॉडल, जो कि हम स्वीप एंट्री मॉडल कह सकते हैं। तो आप किस बेसिस हाँ, पे कह रहे हो? मैं सिंगल कैंडल वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप स्कॉप अगर मैं एंट्री मॉडल कह रहे हो तो 4 आवरली में उतना बेनिफिशियल मैं उसको नहीं कहूँगा उस मॉडल को, ठीक है। वो हमेशा स्कॉप एंट्री किया जाता है एज अ कंफर्मेशन के लिए मोस्टली। अगर किसी जोन पे आप आ रहे हो, किसी जोन पे मान लो ये हमारा डिमांड है, ठीक है, प्राइस इसमें रिटर्न कर रहा है, प्राइस इस पर रिटर्न कर रहा है, टैप करता है, एक अपमूव दिखाता है, इसका मतलब ये डिमांड में पावर है। नेक्स्ट आता है कोई कैंडल ऐसी होती है जो इसको स्वीप करती है, सॉरी आप ग्रैब कर सकते हो कि अगर हम बुलिश साइड की ट्रेड ले रहे तो ग्रैब होती है, ठीक है। तो ग्रैब करती है, ग्रैब करने के बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर वो क्लोज करनी चाहिए, तो वहाँ पर हमारा बनता है एक स्कॉप एंट्री मॉडल। सेम टू सेम ये देखो, अगर आप आपको किसी बड़े टाइम फ्रेम में सेम वही एंट्री मॉडल समझाऊं तो ये है प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, अब ग्रैब है ये, ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैब होती है। नेक्स्ट कैंडल जो ग्रैब कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो उस केस में ये हुआ है, ठीक है, और ये हमारे लिए बनेगा ऐसा स्कॉप जोन, ठीक है। अब इस केस में हमारे लिए यहाँ पर कहीं एंट्री मिल जाती तो ये बेटर रहता, ठीक है। बट 4 आवरली में आप स्कॉप जोन अगर ट्राई कर रहे हो, डायरेक्ट एंट्री उसमें जाओगे, ठीक है, तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अब ये ऐसा नहीं, आप मतलब मैं ये कह रहा था जैसे अभी अपनों ने ये मार्क कर लिया जोन हाँ, 4 आवर का कि इसने स्वीप किया, बाद में छोटे टाइम फ्रेम में जाके नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड देखें तो नहीं जैसे 1 आवर नहीं, में या स्कॉप हमेशा हाफ प्रेफर किया आवर में। जाता है सेम टाइम फ्रेम में। अगर आप स्कॉप एंट्री ट्राई कर रहे हो 3 मिनट पे, स्कॉप हुआ है मतलब आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाए हमारा 3 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप 1 मिनट में जाके उसका कंफर्मेशन नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे, ठीक है। 3 मिनट में स्कॉप फॉर्म हुआ है तो 3 मिनट में ही हमारी डायरेक्ट एंट्री होनी है। 4 आवरली में मैं स्कॉप जोन्स प्रेफर करता हूँ, स्कॉप एंट्री का भी प्रेफर नहीं करता हूँ। ये एक तरीके से आप कह सकते हो स्वीप जोन है या ग्रैब जोन है, परफेक्ट जोन है ट्रेड करने के लिए, बट इम्बैलेंस कम है। और अभी भी इसमें अगर कोई ट्रेड मिले तो इसमें बन सकता है ट्रेड ऑन कंफर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्कॉप कंफर्मेशन ले सकते हो 3 मिनट में, 5 मिनट है, वो चलेगा। बट डायरेक्ट एंट्री जोन पे कि ये स्कॉप बना था तो वो इतना बेटर नहीं रहेगा। ओके। CAD CHF देखना एक बार। CAD CHF, ठीक है, ये शायद किसी ने भेजा था मेरे को, आपने ही भेजा था, हाँ, ठीक है। बेटर जोन है, थोड़ा ठीक जोन है एक तरीके से मैं बोलूँ तो। एनालिसिस करते हैं चलो इसका पूरा, मैंने इतना कुछ डीप एनालिसिस नहीं किया था, बट मैंने एक सप्लाई मेरे को स्ट्रॉन्ग लगा तो, और आप वैसे भी इस पर कंफर्मेशन पे जा रहे थे तो मैंने कहा ठीक है, अगर सप्लाई ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक है और कंफर्मेशन पे जा रहे हो तो ये वर्क कर जाएगा, तो इसका एनालिसिस करते हैं। डेली 1 नंबर भद्दा चार्ट है, देखो कुछ नहीं है इस चार्ट पे, ठीक है, एक तरीके से पूरी रेंज है ये, इससे गंदी रेंज हमको नहीं मिल सकती ट्रेड करने के लिए, तो इससे एक तरीके से कहो तो इतनी बढ़िया मज़ेदार ट्रेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज फॉर्मेशन है। तभी मैं ये प्रेफर कम करता हूँ, ये चार्ट्स को प्रेफर कम करता हूँ ट्रेड करना, ठीक है। इसको तो अपनी लिस्ट से भी हटाता हूँ मैं, ठीक है। फिर चलते हैं 4 आवरली पे, 4 आवरली पे चलते हैं। अब कुछ हमको दिखेगा, बट डेली में एक तरीके से आप ध्यान रखना कि वो है रेंज पे है, तो अभी भी हमें नहीं पता मार्केट जाना कहाँ है, ठीक है, क्योंकि डेली में कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं है अगर हम कहाँ को ट्रेड करें, ठीक है। एक तरीके से एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, एक तरीके से ध्यान रखना, ये आपने जोन मार्क किया, ये परफेक्ट है, यही जोन मार्क होगा, बट एक छोटा सा सिर्फ 2 पिप्स की वजह से ये जोन बेकार हो सकता था। वो क्या था, ध्यान से देखना, अगर ये मदर कैंडल की ये ग्रीन कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती, ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा माइनर सा, तो ये जोन जो हमारा बनता वो एक इनसाइड कैंडल होता, बट अभी वो इनसाइड कैंडल नहीं है, ठीक है, तो ये बेटर वर्क करेगा, ठीक है। और एक तरीके से लिक्विडिटी, सॉरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब जोन था, ये मैंने मार्क किया था तो इसका मतलब ये था शायद, ठीक है। ये देखो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर से एक तरीके से स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हमारा स्वीप हुआ, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप हमें दिख रहा है,
प्लस हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रीवियस पूरे रेंज की एक छोटी सी रेंज बनी थी उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमेशा बोलता हूँ कि जो मूव आना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब के बाद स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है तो इसका मतलब वो जोन में पावर नहीं है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी स्वीप कर रही है तो एक बार खुद अपने दिमाग में अज्यूम करो कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं रिटेल ट्रेडर्स के, ठीक है, अगर वो ग्रैब कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ सी बात आती है वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हो रहे हैं, ठीक है। अगर 100 ऑर्डर से मार्केट चल रहा है तो 200 ऑर्डर्स हो जा रहे हैं, 150 ऑर्डर्स हो जा रहे हैं। तो जैसे ही ऑर्डर्स एक्स्ट्रा पंचअप हो रहे हैं या प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ से मार्केट उठा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मूव भी उतना तेज आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आए हैं तो मूव भी तेज आएगा। तो ग्रैब और स्वीप कभी भी होता है तो मूव स्ट्रॉन्ग आना चाहिए नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ठीक है, एक तरीके से बोलूँ ये जो पूरा जोन है कैंडल ने जोन के बाद उतना कुछ ब्रेक किया भी नहीं है और इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं रखा है, ये कोई इम्बैलेंस नहीं है। देखो ये कैंडल का लो है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आ रही है, एक कैंडल बन रही है, नेक्स्ट कैंडल उसी को टैप कर दे, तो एक तरीके से कैंडल के इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है। बट अगर मैं इसको आवरली में एनालाइज करूँ 4 आवरली में तो ये थोड़ा सा हमको ठीक लगेगा, थोड़ा सा ठीक लगेगा, थोड़ा सा एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप टाइप आप कह सकते हो वो बचा है इसमें, ठीक है। और एक तरीके से कंफर्मेशन ले रहे हैं तो शायद बेटर वर्क कर जाए, और कंफर्मेशन देखते हैं किस तरीके से आई है इसमें, ठीक है। उतनी कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर आप इसको स्ट्रांगली भी देखो, अगर 2 आवरली में देखो, ठीक है, 2 आवरली में भी देखो तो एक तरीके से मेजर जो हमारा लो है वो ये है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है उतने तो हम मेजर लो पे जा सकते हो। ये यहाँ पे माइक बंद कर दो अपना जो है। ठीक है, मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ थोड़ा 2 आवरली के हिसाब से, ठीक है, रिफाइन कर सकता हूँ। ओके तो इसमें एक चीज देखना था, जैसे कि 4 आवरली का आप टाइम फ्रेम लाए ना, हाँ इस पे एक मदर कैंडल है जो जो अभी आप बता रहे थे, इसको इसका लो तो इसको टच कर रहा है, ये वाली कैंडल इसको तो टच कर रही है, तो पूरा मदर कैंडल मार्क होगा या सिर्फ ये जो आप मार्क किए हैं? नहीं, मदर कैंडल इसमें मार्क नहीं होगा, क्योंकि देखो ब्लैक मदर कैंडल, हाँ सॉरी ब्लैक मदर कैंडल मैं अभी तक लेके चला था इसमें, बट एक तरीके से आप इसको थोड़ा डीपली देखो तो ग्रीन मदर कैंडल के अंदर भी पूरा जोन है। वही नहीं था। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में वो परफेक्ट दिख रहा था बट मैंने बड़े टाइम फ्रेम में उतना अज्यूम नहीं किया, बहुत परफेक्ट आपने एक तरीके से देखा एक चीज़, ठीक है, एरर था ये, बट वही है बात, वही पड़ेगी, आप इसको और ऊपर कर सकते हो ये तरीके से, बट फिर भी ओवरऑल 50% जोन है। कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग मिलती अगर ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर होता तो ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क 99% नहीं करेगा, ठीक है। और कैट CHF में इतना गंदा ट्रेड है कि देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बहुत ख़राब है इसमें, ठीक है। तो दूसरे चार्ट देख सकते हैं हम। इंडियन जो मार्केट में डाउट ब्लैक नहीं है कैंडल किसी को। थी यही नहीं मार्क होनी चाहिए थी वैसे क्या तो, चीज़? जो ब्लैक कैंडल थी वो बड़ी सी वही मार्क नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो। नहीं, आपने क्यों मार्क नहीं करी थी फिर? नहीं मैंने तो गलती करी थी, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ ना कि वो होनी नहीं, वो चाहिए मार्क नहीं होगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी लिक्विडिटी जो वो मदर कैंडल की है वो ग्रैब हो चुकी है, ठीक है। मदर कैंडल वो होती है जिसके हाई लो इंटैक्ट हो, बिल्कुल भी कुछ भी एक स्विप भी ना हो, ठीक है। ये मदर कैंडल की ग्रीन कैंडल ने स्वीप कर चुका है, ग्रैब कर चुका है, सॉरी, ठीक है। तो ये वर्क नहीं करेगी। एक तरीके से आपने कैंडल्स देखी होंगी, क्या होती है वो, क्या होता है मेरे को तो नाम याद नहीं है उसका, मदर कैंडल, भाई मदर कैंडल का मतलब होता है जिसके बाद में इनसाइड बने, ये तो हाँ, टूट गया मदर था। इनसाइड कैंडल भी कह सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। थी। लेकिन एक बार देखो, याद है गौरव भाई, मेरी और आपकी डिबेट हुई थी एक बार गोल्ड वाले उस पे जोन पे, हाँ उसमें कौन मतलब उसमें भी तो सिर्फ स्वीप स्वीप हुई थी, क्लोजिंग थोड़ी थी उसमें। ब्रो, मैं क्लोजिंग हो स्वीप हो, ठीक है, मदर कैंडल खराब हो जाती है। ये देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, हाई और लो इंटैक्ट होना चाहिए, इनसाइड बार प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए। अगर स्वीप भी कर रहा है कैंडल तो ये मदर कैंडल वर्क नहीं करेगी, इनसाइड बार कैंडल वर्क नहीं करेगी, समझ गया। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट है किसी को?
भाई चार्ट में डाउट नहीं है, अब आप ये बता दो कि आप डेली के मतलब चार्ट को अप्रोच कैसे करते हो। मतलब मतलब जैसे कि अभी अपने बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं, हाँ, तो उसके बाद में क्या है कि अपने को रोज जो अपना स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक एक मिनट रिपीट करना, ट्रेड लेने पड़ेंगे। बैंक निफ्टी आपने बोला, फिर उसके बाद? मैं ये बोल रहा हूँ जैसे बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं अपने, हम्म। ठीक है, गैप हो गया टर्म, हाँ, तो उससे अपने सही स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर सकते। अगर स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो अपने को नहीं, हफ्ते बैंक हफ्ते निफ्टी ट्रेड में नहीं देखो, मिलेगा। एक तरीके से बताऊं तो स्ट्रक्चर का उतना कुछ खेल नहीं है। एक तरीके से आप डेली में ट्रेंड देख लो, मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट अभी थोड़ा हाँ बहुत वही अच्छा पूछ खासा, रहा हूँ मैं कि फिर आप डेली में इसको मैनेज कैसे करते हो वो हाँ, बताओ। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से पूरा मदर कैंडल के अंदर ये भी है, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी स्ट्रॉन्ग हमें नहीं दिख रहा है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करे, बट इसको अगर हम बेबी कैंडल मार्क कर लें इसकी, ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ा शायद चांसेस हैं रिवर्सल आ जाए। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं क्योंकि कुछ नहीं है इस टाइम फ्रेम पे। तो 2 आवरली में सबसे पहला अप्रोच बैंक निफ्टी में रहता है, आपको देखना है कि मार्केट पर्टिकुलर डे में, जैसे कि हम आज ट्रेड कर रहे हैं और प्रीवियस डे, ये 2 डेज बहुत मैटर करता है जब भी आप बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो, ठीक है। कोई भी मैं ट्रेड शेयर करता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी की, मोस्टली यही एनालिसिस होता है उसमें, ठीक है। निफ्टी 50 की ये ट्रेड थी, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा था, ठीक है, कि मार्केट में क्या ट्रेंड है क्या कुछ है, मैंने बस देखिए ये आपने देखा था। क्या दो चीजें बताई वो आवाज कट गई हाँ, थी। मैं रुक जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि आज के दिन, जैसे कि आज ट्रेड कर रहा हूँ मंडे है, तो मंडे के दिन मुझे क्या ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेटर प्रेफर करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम को। सबसे पहले मैं, जैसे कि कल को मुझे जो ट्रेड मिलेगा, मतलब कल का ही देख लेते हैं एग्जांपल, हमें निफ्टी में कुछ मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं मार्क करता हूँ वो मार्क करता हूँ मैं प्रीवियस डेज हाई और प्रीवियस डेज लो। ये एक्ट करता है एज ए लिक्विडिटी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि मार्केट प्रीवियस डेज हाई, जैसे ऊपर अगर गैप ओपन हो गया है तो प्रीवियस डेज हाई तक ओपन हो, या प्रीवियस की क्लोजिंग तक, प्रीवियस डेज की क्लोजिंग तक मार्केट आए। अब ये बताएगा आएगा या नहीं आएगा, ये बताएगा हमको करंट डे, जो आज के दिन हम ट्रेड चल रहा है, बाकी ये वाला सिनेरियो। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं कि 15 मिनट कैंडल के हाई लो को मार्क कर लो, ठीक है। सबसे इजी तरीका यही है ट्रेडिंग का, अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो 15 मिनट का हाई लो को मार्क कर लो। 3 मिनट में चलते हैं, ठीक है, प्रॉपर। अब आपको यहाँ पर साफ दिखेगा कि मार्केट एक तरीके से प्रीवियस, मतलब जो 15 मिनट का हाई है हमारा, उसकी एक तरीके से लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है, लिक्विडिटी ले चुका है। और मतलब एक तरीके से आप यही बोल सकते हो, प्रॉपर ब्रेक नहीं किया है, एक हाई बना चुका है, ठीक है, प्रॉपर ब्रेक नहीं किया है, एक हाई बना चुका है। अब कभी भी आप बुलिश साइड की ट्रेड करते हो तो आपको डेज लो पे नहीं करनी है, क्योंकि डेज लो एंड करंट डेज हाई एक्ट एज अ लिक्विडिटी, ये सबको पता होगा शायद, ठीक है। CDL और CDH लिक्विडिटी होते हैं। तो करंट डेज लो पे अगर मेरा मान लो यहाँ पर कोई जोन होता यहाँ पे, तो मैं इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रैब होने वाला है, करंट डेज लो ग्रैब होने वाला है। इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने करंट डेज का लो है उसको ग्रैब कर लिया, ये देखो प्रॉपर एक ग्रैब है, और ग्रैब होने का स्ट्रॉन्ग अपमूव आना नेसेसरी है, वो हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है कि ग्रैब स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रैब स्ट्रॉन्ग है तो हमको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर से मिल सकती है, बट कैसे, ठीक है, बट कैसे, कब मिलेगी, जब भाई डेज लो ग्रैब हो गया है तो कोई स्ट्रक्चर भी तो बनना चाहिए। स्ट्रक्चर तब बनेगा जब हाई ब्रेक होगा, ठीक है। तो डेज हाई आप ब्रेक हो गया है, और एक तरीके से जो प्रीवियस इसने हाई लगाया था वो भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में 3 मिनट पे एज अ विक जोन वर्क कर सकते हैं, प्रॉपर एक अनमिटिगेटेड विक जोन है, बट और क्लैरिटी मिलेगी 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं, ठीक है। कुछ एनालिसिस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। एक तरीके डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, इंड्यूसमेंट देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से इंड्यूसमेंट अगर प्रॉपरली देखा जाए तो हमारा ये है, ये ब्रेक के बाद ये है, ठीक है, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट है। ये ग्रैब भी होता है, बहुत प्रॉपरली ग्रैब होता है। इंड्यूसमेंट ग्रैब के बाद अगर मार्केट ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता, ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूएशन जोन बन जाता है, ये वाला, ठीक है, अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता। बट इस केस में हुआ नहीं, मार्केट जस्ट इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद सीधे हमारे जोन पे ही आया, और जोन पे आने के बाद आराम से आप डेज हाई के आसपास का टारगेट, माइनर टारगेट्स लेके चल सकते हो, क्योंकि कैंडल्स बता रही हैं। देखो ऐसी कैंडल्स आप बहुत कम देखते होगे इंडियन मार्केट्स में,
ठीक है, हाई विक्स एंड छोटी छोटी बॉडीज, ठीक है, ये तब बनती हैं जब हाँ, मार्केट मार्केट में रेंज ही था बहुत। हाँ मार्केट में जब वॉल्यूम ना हो। फ्राइडे को लोग कम ट्रेड कर रहे होंगे, वॉल्यूम कम था मार्केट में, मूवमेंट अच्छी नहीं थी, तो उस केस में आप छोटे छोटे टारगेट जो प्रीवियस हाईज है, जैसे ये एक प्रीवियस हाई है, ये फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा, छोटा सा सप्लाई सा दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा, फाइनल टारगेट आप ये ले सकते हो। छोटे छोटे 3 पार्ट्स में ट्रेड को बुक कर सकते हो, जितना भी आपको टारगेट मिले 1:2, 1:3, 1:4 वो आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही किया जाता है, सेम रिपीट होता है सारे उसमें। स्टॉक्स में भी आप सेम ये कर सकते हो, बस ध्यान रखना कहीं पर, ये देखो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। भाई एक बार वो निफ्टी 50 वाले को 1 मिनट में खोलना, आप वहाँ पे थोड़ी एंट्री रिसर्च करनी है। हाँ उसी को जो आपने जोन मार्क किया था ना, हाँ उसमें अपने कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट के लिए खोल गए यहाँ पे, जहाँ ये जो बंदी है, ठीक जहाँ है। पे आप खड़े हुए हैं। हाँ अब इसमें थोड़ा बताना, मतलब अगर आप वो एंट्री लोगे हाँ तो अपनी एंट्री जो पहली बार इसने जो स्वीप किया और वो किया है, इसने पिन भी किया और स्वीप भी किया है, हाँ और उसके बाद में कैंडल ब्रेक किया, अगर इसको अपने सिंगल पॉइंटर ऑर्डर ब्लॉक ले तो हाँ। ट्रेड अपना बन जाए, पर आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे इस केस में? मतलब आप कह रहे हो कि मैं अगर इस जोन पे ही ट्रेड मतलब आप ये देखो, उस दिन की 12:04 की कैंडल देखो आप 1 मिनट की चार्ट पे। ठीक है। हाँ, अगर इसमें अगर मान लो ये एंट्री तो अपनी बिल ली है बिल्कुल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के साथ, हाँ। इसने स्वीप किया है, जोन में टैप किया है, ऊपर वो भी है। ठीक है, ये मतलब- कैंडल एज अ जोन बनेगा हमारा, ठीक है, थोड़े बफर के हाँ। साथ। स्टॉप लॉस ये रहेगा, नेक्स्ट कैंडल ही एंट्री हाँ, मिल जा रही है। अब जो स्टॉप लॉस है वो अपने ये को रहेगा। जोन के नीचे रखना है या नहीं फिर इसी नहीं, कैंडल जोन के फिर नीचे फिर रखना फायदा क्या है कंफर्मेशन एंट्री का? है? ओके भाई, अगर ये- हमको यही जोन रखना है, मतलब हम स्टॉप एंट्री भी कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर एंट्री भी कर रहे हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिस्क ले रहे हैं, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए रिस्क ले रहे हैं, तो हम टारगेट भी वही बुक करेंगे। देखो 1:6 मिलेगा हमको, ठीक है। अगर हम हाँ, स्टॉप एंट्री इसमें ट्राई 2-3 करते हैं, ट्रेड बन रहे हैं, फिर एक इसी टाइप से ट्रेड बन रहा है अपना उस पे, बहुत अच्छा 12:38 पे बन रहा है 38 पे। देखो हमेशा स्टॉप एंट्री नहीं चलती है, कहीं पर भी आप मार्केट चलो। आप कौन सा टाइम कह रहे थे? 12:31। 12:38 पे नहीं, ये सब कुछ इसमें परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में कोई स्टॉप में वो भी नहीं बचा, जोन भी नहीं बचा, और ये लास्ट देखो जोन है। अब ये वाली कैंडल को एज अ स्टॉप एंट्री कह रहे हो, हम्म, ठीक है। मार्केट में स्टॉप एंट्री कभी भी कहीं भी नहीं बनती है। देखो मार्केट में स्टॉप एंट्री तब बनेगी जब मार्केट किसी डिमांड पे आएगा या किसी सप्लाई पे आएगा, तो वो एक परफेक्ट स्टॉप एंट्री बनेगी। ऐसे अगर रास्ते में देखते जाऊँ ना, तो आपको हज़ारों स्टॉप एंट्री मिलेंगी, आपको ये भी एक तरीके से स्टॉप एंट्री मिलेगी, ठीक है। आपको मैं कितनी स्टॉप एंट्रीज अगर आपको ऐसे ही देखनी है, तो मैं आपको ये भी स्टॉप एंट्री दिखा सकता हूँ। ये भी एक इस तरीके से स्टॉप एंट्री है, आपको हज़ारों स्टॉप एंट्रीज मिल जाएंगी। तो आपको हर स्टॉप एंट्री में एंट्री नहीं करना है कभी भी। प्राइस स्टॉप एंट्री मतलब एंट्री कब बनेगी? जब कहीं पेंडिंग ऑर्डर्स या पेंडिंग स्टॉप लॉसेस होंगे तो हमारी एंट्री बनेगी, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हो, हमको एक्स्ट्रा मूव मिले, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो आप किस तरीके से एंट्री करोगे? जस्ट ये एक कैंडल के साथ आप खेल रहे हो, ठीक है। नहीं भाई, मेरा इसमें ये थिंकिंग कर रहा था कि इसने एक तो इसने वो स्वीप किया जोन, और हाँ। इसके बाद में अपने को ऊपर नीचे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एक तरीके सिर्फ से यही है जो इसको वर्क कर आप सकता है। कंटिन्यूएशन एंट्री कह सकते हो, बट स्टॉप हाँ, एंट्री कंटिन्यूएशन एंट्री, हाँ, बट continuation वो entry क्या ना, कर सकते सिंगल कैंडल बोल सकते हैं अपने इसको कि इस कैंडल पे ले सकते हैं, बाकी वो स्कोप का पूरा क्राइटेरिया ना। हाँ, तो वो ठीक है। भाई मेरा एक डाउट है। हाँ बताओ। हाँ, जब हम अगर 1H में स्वीप किया कैंडल हाँ डिमांड पे, ठीक है, हम्म, और स्वीप किया और उस पे हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, हाँ तो एक तरीके से स्कूप एंट्री होगी, ठीक है। हाँ स्कूप एंट्री सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हाँ। तो इस पे कंफर्मेशन कैसे लेनी है? मतलब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। हम्म, हाँ, तो कंफर्मेशन भाई कैसे स्कोप लेनी का कंफर्मेशन होती है। क्या चीज़ क्या नहीं। चीज़? है? अगर वो वन ये एच पूछ रहे हैं, ए नहीं, एक जना बोलो ना, वो सुनाई नहीं दे चलो रहा। वो बोल रहे हैं। हाँ गौतम भाई आप बोलो, दोबारा रिपीट करना एक हाँ, बार। हाँ, एक स्विंग है, ओके, ठीक है। नीचे। हम्म, हाँ, तो उसको स्वीप किया कैंडल ने, हाँ तो हमें उधर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो उस पे हम 1H पे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, हाँ। तो उस पे कंफर्मेशन कैसे लेंगे? मतलब उधर दिक्कत आ रही है मुझे। देखो कंफर्मेशन एंट्रीज चेंज ऑफ, अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की हाँ, जगह change of स्टॉप character। प्रेफर कर लो, ठीक है। हाँ। 15 मिनट का जोन है, तो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कौन सी एंट्रीज, अगर मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री मिल रही है, तो भाई उससे बेटर और उससे ट्रस्टेबल एंट्री कोई नहीं है।
सूप साफ पे बता चेंज रहा ऑफ हूँ, कैरेक्टर चेंज ऑफ पैटर्न करेक्टर क्या होता एंट्री है? से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्मेशन अच्छी एंट्री कोई नहीं है। स्कोप एंट्री सही। बहुत परफेक्ट है। कभी भी आपको डर है कि आप मिस कर जाओगे कि यार इतना स्ट्रॉन्ग जोन है कि आपको लगता है कि प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करने का नीचे नहीं आएगा, तो उस केस में स्कोप एंट्री यूज़ कर सकते हो। या छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करने से निफ्टी बैंक निफ्टी है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एंट्री का वेट करते रह जाओगे तो 6 घंटे के मार्केट में बहुत शायद ही ट्रेड मिलेगी। तो इंडियन मार्केट्स में स्कोप बहुत अच्छा यूज़ होता है, ठीक है। तो उस केस में आप स्कोप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो डेली का जोन है या 4 आवरली 1 आवरली का जोन है तो स्कोप मत प्रेफर करो, हमें चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री प्रेफर करो, ठीक है। 5 मिनट का जोन है तो स्कोप प्रेफर कर लो, डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आवरली के जो जोन होंगे वो बहुत बड़े बने होंगे और उतने बड़े जोन में आप टॉप से, क्योंकि स्कोप तो नेक्स्ट चांसेस है कि शुरू में ही बन जाएगा, जोन टैप होते ही बन जाएगा, तो ठीक है। तो उतने में मैं प्रेफर करता हूँ कि एंट्री ना करो, ठीक है। एंट्री क्योंकि मैं थोड़ा सोचता हूँ कि डिमांड आएगा, अच्छे से मिटिगेट होगा, थोड़ा प्राइस टैप करके वेट भी करे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसे मैं प्रेफर करता हूँ और चेंज ऑफ कैरेक्टर बेस्ट रहती है ऐसे में। हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ ठीक है भाई। और किसी को डाउट, कोई डाउट मतलब डिस्कस करने का? आपने? हाँ कुछ बोला था, 1 मिनट में रुको व्हाट्सएप में देखता हूँ क्या था वो। नहीं, स्ट्राइक प्राइस का एक बार शायद टेलीग्राम पे डिस्कस हुआ था ना। अच्छा स्ट्राइक प्राइस, देखो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा इस टॉपिक पे, कैसे चूज़ करना है क्या चूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस पे मैं वेबिनार ले चुका हूँ, खुद ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा आपको इसके सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। ओनली सेलिंग्स एंड फ्यूचर, मेनली फ्यूचर्स पे शिफ्ट हो चुका हूँ मैं अब, ठीक है। सिर्फ फ्यूचर बाई करता हूँ, बहुत ईजी रहता है, बहुत परफेक्ट स्टॉप लॉस के संग रहता है, रिस्क हमको पहले से कैलकुलेटेड है। ऑप्शन में सेलिंग में भी फिर भी रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स में बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क के संग आप जा सकते हो। तो मैं मोस्टली सेलिंग, फ्यूचर्स एंड सेलिंग पर शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा इसमें कि अपने वो नहीं दूंगा, बट बता देता हूँ कैसे करना है। निफ्टी 19,230 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं, मतलब एक तरीके से एट द मनी सबको पता होगा, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। इन द मनी मतलब 19,230 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके नीचे के अगर हमको बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है, बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है, तो इसके नीचे 19,200 के नीचे के जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं, वो सारे इन द मनी है। इसमें प्राइस जितना भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कर ले, डीके की चांसेस बिल्कुल नहीं होंगी, बहुत नील के बराबर होंगी, ठीक है। तो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जा सकते हो, इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। आपको अगर मार्केट में एक होता है, मैं 1 मिनट ऑप्शन चेन ही खोलता हूँ। इंडावनी में डीके नहीं लगता? क्या चीज़? इंडावनी में डीके नहीं लगता? क्या बोल रहे हो? इंडावनी में डीके नहीं लगता? डीके नील लगता है, एक तरीके से नील के बराबर लगता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट लगभग सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। मैं फिर भी ऑप्शन चेन खोल के आपको थोड़ा बता देता हूँ। निफ्टी चल रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी एक में ही बताऊंगा, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा सेम है, ठीक है। निफ्टी 19,230 पे चल रहा है, 1 मिनट, निफ्टी 19,230 पे चल रहा है। 19,220 पे चलता तो हमारे लिए एट द मनी होता 19,200। 25 से ऊपर पे चल रहा है तो एट द मनी है उसके ऊपर वाला, जैसे कि देखो 19,230 पे चल रहा है तो 19,250 एट द मनी हमारे लिए होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे लिए देखने की बात होती है, इसमें दिया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स आ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थीटा डेल्टा वेगा ये सुना है। डेल्टा ये होता है मेरे ख्याल से चेंज इन द वैल्यू, मतलब ऑप्शन कितना चेंज होगा अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 1 पॉइंट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कितना पॉइंट होगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि 47 चल रहा है तो मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में इजी बताऊं, 100 पॉइंट्स का मूव आपके मार्केट उसमें आता है। 19,230 पे ट्रेड चल रहा है, 19,330 हो गया तो आपको 47 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा, 47.59 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, एक तरीके से ईजीएस्ट मेथड ये बताता हूँ। 1 2 भी नहीं ले रहा हूँ मैं, 100 पॉइंट्स ले रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि 100 पॉइंट्स का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी ऑप्शन में
100 पॉइंट्स मूव आ रहा है तो 47 पॉइंट्स का मूव इसमें आएगा। इनमें मूव कम आएगा, ठीक है, इनमें जितना आउट ऑफ द मनी जाते हुए रहोगे मूव कम आएगा। बट ऑप्शन की जो प्राइस होगी वो भी 19 है। 100 पॉइंट्स में आपको मूव आ जा रहा है 16 पॉइंट्स का, तो आपका ऑप्शन 80% मूव दे रहा है, 80% प्रॉफिट दे रहा है। तो एक तरीके से सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन ये है। बट आउट ऑफ द मनी भी है, हल्का सा ही मार्केट नीचे गया तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें आपको 50% प्रॉफिट मिलेगा बट कैलकुलेटेड मिलेगा। हमेशा प्रीफर करो फर्स्ट इन द मनी, मतलब जो पहला इन द मनी है, क्योंकि आउट एट द मनी भी 50 पॉइंट्स के मूव के बाद, 25 पॉइंट्स के मूव के बाद आउट ऑफ द मनी बन जाता है। बट इन द मनी मोस्ट प्रिफर्ड रहता है मेरे लिए, फर्स्ट इन द मनी। कैलकुलेटेड रिस्क के संग जा सकते हो। अब वो कैसे, वो मैं बताऊं कि आपको स्टॉप लॉस कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मान लो मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एग्जांपल ले लो, चलो इसको 19,250 ले लो, उसको 19,000, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हम ट्रेड ले रखी है हमने 19,250 सी कॉल, 19,250 कॉल पे हमने ट्रेड ले रखी है। इसका मतलब हम बुलिश हैं, कॉल ले रखी है तो बुलिश है। 19,250 पे हमने ट्रेड ले रखी है, कॉल पे ट्रेड ले रखी है, ठीक है। तो हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। अब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा है तो भाई कितना लॉस होगा हमको, कितने पॉइंट्स का लॉस होगा, कोई बता सकता है कितने पॉइंट्स का लॉस है इसमें 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में? 1.1 का लगभग 2 रुपए का होगा, 2 रुपए का। हाँ, देखो, नहीं 47 है ना ये, हाँ 47 है तो ये हो जाएगा, हाँ लगभग 1.5 रुपए का होगा। नहीं, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं लगभग। अगर आपको फुल मैक्स पे जाना है कि मैक्स मेरे को कितना लॉस हो सकता है, मैक्स भाई फिर इसमें ना अपने उसका थीटा और उसका भी ले लेंगे तो लगभग मैं बता रहा हूँ ना 2 या 3 रुपए तक चला जाएगा वो। नहीं, ये मैक्स होगा जो हमारा होगा पॉइंट्स का लॉस होगा 10 पॉइंट्स के मूव में, वो होगा 4.7 पॉइंट्स का। इसको कैलकुलेट करेंगे, हाँ 5 पॉइंट्स के लगभग का हमारा लॉस है। बहुत कैलकुलेशन होती है, थीटा वीगा भी कैलकुलेट करते हैं, बट उतना डीपली मैं नहीं जाऊंगा। एक मैक्स बता रहा हूँ कि अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो इतना सोचो मेरे को 5 पॉइंट्स का लॉस हो सकता है। एग्जांपल ले लो 50 का लॉट है हमारा, तो 250 रुपये का लॉस हो सकता है 10 पॉइंट्स के मूव में, बट चांसेस बहुत कम है। इसका मैक्सिमम चांसेस मैक्सिमम बार अगर डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो 2 या 3 पॉइंट्स पे जाता है, ठीक है, 2 या 3 पॉइंट्स का जाता है। बट एक तरीके से ले रहा हूँ कि इतना हमको लॉस हो सकता है, एक कैलकुलेटेड लेके चलना है, ठीक है। बट ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उनका एक तरीके से रिस्क अच्छा खासा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग ट्रेंडिंग डेज में ट्रेड कर सकते हो और अच्छे खासे एक्यूरेसी चाहिए आपको। एक्यूरेसी अच्छी है तो ट्रेड्स भी अच्छी बन सकती हैं, ठीक है भाई। बाकी जिसमें है ना ज्यादा वो हो ना वोलेटिलिटी उसी को लिया करो क्योंकि ऑपरेटर भी उसमें ही काम कर रहा होगा। हाँ वो तो है, वॉलेटिलिटी बायर्स के लिए बहुत तो ज़्यादा उसमें स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देंगे, उसके ओबी भी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ क्योंकि जो जीरोधा है कोई भी अकाउंट हो उसमें जैसे दिखा कल देता है कि सबसे निफ्टी ज्यादा था, वोलेटिलिटी किसमें है। जैसे कल के दिन निफ्टी था, इसमें बाइंग बिल्कुल प्रिफर्ड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ना वॉलेटिलिटी है ना वॉल्यूम है। तो इसमें और जैसे कि ये दिन है, ये दिन बहुत ट्रेंडिंग डे था, इस दिन आप ऑप्शन सेलर्स का दिन नहीं था ये, ठीक है, ये जो दिन था ये ऑप्शन बायर्स का था और बहुत परफेक्टली रिटर्न एक ही दिन में बना होगा, बहुत ज़बरदस्त बना होगा, ठीक है। बट वही है, मूव कैच करने आने चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ऑप्शन चेन के लिए देखो मैं क्लासेस नहीं लूँगा क्योंकि मैं देखो फ्यूचर्स करता हूँ तो ऑप्शन बाइंग में मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। सेलिंग के लिए बहुत इजी रहता है, सेलिंग में मैं किस तरीके से करता हूँ वो बता देता हूँ। प्रीमियम जो रहना चाहिए मेरे को 30 पॉइंट्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 30 पॉइंट्स चाहिए। कॉल साइड हूँ तो पुट बाय करूँगा, ठीक है, पुट बाय करूँगा, सॉरी कॉल साइड हूँ मैं, कॉल पुट बाय करूँगा, क्या बोल रहा हूँ, कॉल साइड हूँ मतलब मैं निफ्टी मैं बुलिश हूँ, ठीक है, नहीं मैं सेलिंग करूँगा ना, पुट सेल पुट सेल कॉल बाय करते हैं तो पुट सेल कर दोगे। कॉल बाई पुट सेल सेम रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं 30 पॉइंट्स मैं कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ तो 19,050, कभी भी 19,000 कभी नहीं लूँगा, कभी भी नहीं। 19,000 हो गया, 19,500 बिल्कुल नहीं लूँगा। डी के थोड़ा इनमें कम रहता है, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, ये बाय करने के लिए अच्छे रहते हैं जो हाँ ऐसे बाई होते हैं करने के ना लिए अच्छे रहते हैं और ये साइकोलॉजिकल लेवल्स रहते हैं। इनमें ये एज अ एक्ट भी करते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस,
ध्यान रखना 19,000 का लेवल है और 19,000 पे कोई जोन मिल रहा है निफ्टी पे तो वो बहुत परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये वाला लेवल मैं प्रीफर नहीं करूँगा। 19,050 की 1329 में सेल करूँगा। कुछ नहीं करना है, डीप इन द मनी जाओ और 2.7 वाले को उसका डबल लॉट्स बाय कर लो। एक लॉट सेल कर रहा हूँ तो 2 लॉट बाय कर लूँगा। 30,000 28,000 में मेरे को एक ऑप्शन सेल मिल जाएगा, ठीक है। एक लॉट सेलिंग का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं रहता। 30 के प्रीमियम वाले हम ले सकते हैं, बाकी कुछ रहता नहीं। वॉल्यूम वगैरह आता है उसमें, वॉल्यूम आपको सेंसिबल में फ्री मिल जाएगा देखने को, वो देख लो। वॉल्यूम कम हो तो ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि सेलिंग में वॉल्यूम हमको कम चाहिए, ठीक है, ताकि डीके भी थोड़ा थोड़ा होते रहे, ठीक है। और डाउट किसी को? जब भी बाइक करते हैं वहाँ पे डीके होता होगा, वहाँ नहीं होता कहाँ? फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स में डीके की दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, फ्यूचर्स ये तो पूरे है, साल की 10% रेट है, बस उसी से होता है। फ्यूचर्स है ना ये अगर- देखो, फ्यूचर्स का चार्ट। आप स्पॉट में एंट्री मिलती है तब भी फ्यूचर्स में एंटर कर सकते हो, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। एंट्री अगर एकदम मनी लेना होगा तो उसमें किस हिसाब से एक्शन होगा हमारा, स्टॉप लॉस कैसे होगा, मतलब कितना पॉइंट का होगा? ब्रो अभी भाई मैं चार्ट उसका देखो ना, आप मेन आप जिस स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हो उसका भी एक बार चार्ट खोल के देख लो, आपको पूरा पता चल जाएगा। ब्रो क्योंकि एक उसमें मेरे भी को एक तो कॉपी बोलने का दो, रहा होता है। ठीक है। तो 19 to 50 एट द मनी है, तो उसके डेल्टा वेल्टा सबको पता चल जाएगा कि कितना रिस्क है। 47 है तो एक तरीके से आप एज्यूम कर लो कि 4.7 पॉइंट्स तक का आपको रिस्क हो सकता है 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, बस। ओके। और कोई डाउट किसी को? स्विंग मिल रहे हैं आजकल आपको? नहीं, स्विंग तो अभी आज नहीं करेंगे, स्विंग का भी मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं देख लूँगा, वो चीज़ मैं देख लूँगा, ठीक है। और कोई एसएम से रिलेटेड डाउट्स, ऑप्शन वगैरह छोड़ो, ठीक है। मैं मीट को एंड करता हूँ अगर डाउट्स नहीं है, ठीक है। तो कोई डाउट्स है टेलीग्राम कम्युनिटी में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बाय।